जब गए हॉस्पिटल, डॉक्टर ने बताया कि बेटा इसमें कैंसर आया है आपको स्टेज 1 का। हमारी तो दुनिया जैसे ना खत्म हो गई उस दिन। एकदम से सब कुछ रुक गया, टाइम रुक गया। जो चीज़ समझ आ रही थी वो ये कि मुझे कैंसर है और मैं मरने वाली हूँ या सब कुछ खत्म होने वाला है, जो कि शायद कभी भगवान ना किसी के साथ ऐसे करे, पर जिसको भी ऐसे पता लगता होगा ना उसको यही थॉट आता होगा सबसे पहले। एम्स में भी यही कहा गया कि आपको ना कीमो तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे कैंसर है या नहीं है। अगर 1% सेल भी है तो आपको कीमो लेनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? नमस्ते, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ ऐसे लम्हे शेयर करना चाहती हूँ जो कि भगवान ना करे किसी की ज़िंदगी में आए। वो टाइम, ऐसा टाइम मैं आप लोगों के साथ अपना बाँटना चाहती हूँ। जब नवंबर 2019 को हमें ये पता लगा ना कि मुझे सिस्ट हो रखी है, तो जब डॉक्टर ने ये बताया कि ओवरी रिमूव करनी पड़ेगी, बाय चांस उस दिन मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ही वहाँ पे थे गए। और मेरी मम्मी बहुत रो रही थी क्योंकि डॉक्टर ने इस तरीके से बताया कि शायद कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है और ओवरी पूरी रिमूव करनी पड़ेगी, लेफ्ट वाली। तो हस्बैंड भी साथ में थे और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मम्मी रो रही थी और मैं भी लगभग रोने वाली कगार पे ही थी। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि अगर ऐसा-ऐसा बाय चांस होता है तो फिर आपका क्या डिसीजन है, क्योंकि अभी शादी हुई नहीं है और मैं कुछ भी चीज़ झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ आपसे। तो हस्बैंड ने बोला कि कुछ भी हो जाएगा, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे बेबीज़ नहीं भी होंगे तो हम अडॉप्ट कर लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऐसे मत सोचो कि क्या होगा फ्यूचर में, और हम दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो हम दोनों साथ ही रहेंगे। वहाँ पे थोड़ी तसल्ली हो गई। उसके बाद वो चीज़ थोड़ी-सी हमने रोक दी। हमने सोचा कि हम 2-4 डॉक्टर्स से और कंसल्ट करेंगे, क्योंकि इंसान जब परेशान होता है ना तो वो हर सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करता है। फिर हमारी शादी हो गई और हस्बैंड के घर के पास ना एक होम्योपैथिक क्लिनिक था, और उन डॉक्टर को जब मेरी रिपोर्ट्स दिखाई गई तो उन्होंने बोला कि ना ये ठीक हो जाएगी, मैं मेडिसिन से ठीक कर दूँगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, जस्ट एज़ यूजुअल, जैसे कोई भी इंसान होगा जो ऑपरेशन से बचना चाहता होगा। और मैंने होम्योपैथी की दवाइयाँ चालू रखी और फिर कोरोना आ गया। मार्च 2020 की बात है। हम लोग अपने हनीमून से वापस आए और कोरोना आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, हम जाते थे दिखाने, बट बहुत-बहुत गैप हो जाता था क्योंकि कर्फ्यू चल रहा था उस टाइम पे। हमने दवाइयाँ ली। फिर अगस्त 2021 के आसपास क्या हुआ, तब तक होम्योपैथी से हम ट्रीटमेंट लेते रहे, बट वो खत्म नहीं हुई। बट ये था कि वो बढ़ी भी नहीं, वो जितनी थी वो उतनी ही रही साइज़ में। वो बहुत छोटी थी उस टाइम साइज़ में, अराउंड 2 सेंटीमीटर्स थी, वो उतनी ही रही। तो हमें लगा कि इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और कुछ लोगों ने हमें बोला कि एक बाबा-वाबा है और वो दवाई देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। और जैसे कि हर इंसान दुःख में ना हर सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करता है, हमने वो सॉल्यूशन भी आज़माना सही समझा, क्योंकि हमने सोचा अगर लोग भरोसा करते हैं तो शायद ये बाबा सच बोलता होगा या देते होंगे ऐसी दवाई जिससे ठीक हो जाता होगा। बट आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी ना ऐसे बाबाओं के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये झोला छाप होते हैं और पैसे बनाने का तरीका होता है। जो लोग सही कर देते होंगे मुझे नहीं पता, बट मेरा जिनसे पाला पड़ा वो झोला छाप थे। उन्होंने मुझे कुछ तरीके बताए, तरीके कुछ ऐसे थे कि मुझे काढ़ा बना के पीना था एक तरह का, जिसमें कुछ 10 तरह की चीज़ें मुझे डालनी थी, और वो सुबह और शाम पीना था। तो मैंने उसको बहुत मन लगा के पिया, सुबह-शाम डेली पिया, एक भी टाइम मिस नहीं किया, इसलिए कि वो सिस्ट खत्म हो जाएगी। फिर अगस्त में हमने अल्ट्रासाउंड कराया था, फिर उन्होंने बोला कि 3-4 महीने आपको दवाई खानी है और ठीक हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, तो हमने सोचा कि पहले दवाई खाते हैं, फिर 3-4 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराएँगे, जिससे कि हमें उसका रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। और उसी दौरान क्या हुआ, मेरी अक्टूबर में जॉब लग गई, तो मैं ऑफ़िस जाने लगी और बिज़ी इतना हो गए कि टाइम नहीं रहा अल्ट्रासाउंड के लिए। बस वो काढ़ा बनाती थी, पी लेती थी, क्योंकि बहुत सुबह निकलती थी और शाम को बहुत लेट आती थी। तो दिसंबर मुझे अच्छे से याद है, हस्बैंड का बर्थडे था 14 को। मुझे पेट में उसी दिन से बहुत पेन जैसा फ़ील हो रहा था। दिसंबर 2021 की बात है। मुझे पेट में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था फ़ील। फिर दिसंबर 16 को क्या हुआ, मुझे यूरिन इन्फेक्शन जैसा फ़ील हुआ, मुझे ब्लड आने लगा और बहुत दर्द और जलन होने लगी।
तो हम लोगों ने पहले तो मैंने प्रैक्टो से ही ऐसे कंसल्ट कर लिया डॉक्टर से, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था। बट वो ठीक नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि हम ना अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, और एक बार हमने किसी गायने को दिखाया और अल्ट्रासाउंड कराया। तो वो काढ़े की वजह से वो 2 सेंटीमीटर की जो मेरी सिस्ट थी वो 10 सेंटीमीटर की बन गई। और डॉक्टर जो थी उन्होंने बोला कि ये ना ट्यूमर बन चुका है, अब ये सिस्ट नहीं रही है, और ये इमीडिएटली अगर हमने रिमूव नहीं करी तो ये अंदर फट जाएगी, जहर फैल जाएगा और आपको कुछ भी हो सकता है। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि आप ये कुछ टेस्ट कराओ, हमें ये देखना है कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो मुझे इनहिबिन बी और CA-125 के टेस्ट बोले गए। CA-125 मेरा एकदम नॉर्मल था, बट मेरा इनहिबिन बी जो था वो 1000 समथिंग था, विच इज़ वेरी हाई, क्योंकि वो 50 तक होना चाहिए आपका। तो उस टाइम तो डॉक्टर्स ने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे ये बोला कि नहीं कुछ नहीं है, पहले से रिमूव करते हैं। तो जब हमें ये पता लगा वो सिस्ट इतनी बड़ी हो गई, और जिस डॉक्टर को हमने दिखाया था उन्होंने मुझे बोला कि आपको ना चेस्ट से लेके पूरा नीचे तक ऐसे कट लगाएंगे, और उन्होंने वो एक पेपर पे ड्रॉ किया। और हस्बैंड और मैं बैठे थे, और हमें ऐसा लगा ना कि उसने पेपर की जगह ना सच में मेरे को कट कर दिया, और लिटरली हम दोनों ना रो रहे थे बाहर आने के बाद। मैं बता नहीं सकती कि वो दिसंबर 19 से लेके जनवरी 1 तक का सफ़र इतना मुश्किल था कि वो 10 दिन हमें 10 साल के बराबर लगे। हमने कम से कम उस टाइम पे, मुझे नहीं पता, अनकाउंटेबल डॉक्टर्स पकड़े जिनसे कंसल्ट किया कि कोई तो ये कह दे कि इतना लंबा कट नहीं लगाना पड़ेगा, कोई तो ये कह दे कि मेरा शरीर इस तरीके से नहीं खराब होगा। और हम वो 10 दिन डेली रात को रोते थे, और डेली सुबह किसी तरह मैं ऑफिस जाती थी, फिर जल्दी आती थी, फिर डॉक्टर पे जाते थे। जो सबसे पहले हमें ये ट्यूमर के बारे में बताया, वो बताया BL कपूर हॉस्पिटल, जो मैक्स करोल बाग वाला है। और उन्होंने मुझे बोला कि हम रोबोटिक्स सर्जरी से इसको रिमूव कर देंगे, और खर्चा उन्होंने लगभग 10 लाख तक हमें बताया। बट हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, इतना पैसा किसी के पास नहीं होता एकदम से अगर कोई बोलता है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए, ऊपर से उन्होंने कट्स भी बहुत ज़्यादा बताए। उन्होंने बोला रोबोटिक्स में इतना खर्चा आएगा। हमने बोला अच्छा अगर आप नॉर्मल सर्जरी करेंगे, तो उन्होंने बोला यहाँ से यहाँ तक कट लगेगा। हमने उस दिन के बाद शायद 20 डॉक्टर ढूंढे, जिस भी डॉक्टर के पास जाते थे सब ये बोलते थे यहाँ से यहाँ तक कट लगेगा। और वो कट जब वो पेपर पे बनाते थे ना, डायग्राम बना के, तो लिटरली ऐसा लगता था कि अभी ना कट लग चुका है मुझे और मैं मरने वाली हूँ। सब मतलब सब हॉस्पिटल चोर हैं, सबको अपने पैसे बनाने थे। और एक्शन कैंसर हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, प्राइवेट गायने बहुत सारी ऐसी जिनके मैं नाम भूल चुकी हूँ शायद, शालीमार बाग का मैक्स, सब के सब ने हमें ये बोला। डॉक्टर डबास करके है एक, BL कपूर मैक्स में ही बैठते हैं, उन्होंने सब ने ये बोला कि ऐसे ना कट लगेगा और तभी आप ठीक हो पाओगे, नहीं तो नहीं, आप जिंदा रहोगे बस, और हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, बट ऐसे आपको करना पड़ेगा। और पता नहीं उन्होंने कितने ऑर्गन्स बताए बॉडी से जो, हाँ मतलब उन सारे डॉक्टर्स ने ये अज्यूम कर रखा था कि मुझे कैंसर है, जो कि शायद मेरी इनहिबिन बी रिपोर्ट से उन्हें पता लग गया था। और उन्होंने ये बोला हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, बट वो इतने सारे ऑर्गन्स मुझे बता रहे थे कि हम ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने ना निकाल दिया है। और मैं इतना रोती थी कि मैं बता नहीं सकती। और पाँच मिनट चला। तो फिर हमें डिसीजन ना बहुत जल्दी लेना था। हमारे पास सिर्फ 10 दिन थे, और फिर मतलब हमारी जो मेरे इन लॉज हैं उनकी फैमिली के सारे बच्चे ना संत परमानंद हॉस्पिटल से हुए हैं। और संत परमानंद हॉस्पिटल काफ़ी जाना पहचाना नाम है और बहुत महंगा नहीं है, एकदम एवरेज हॉस्पिटल है। तो जब हम इतनी जगह धक्के खा रहे थे ना, तो हमने सोचा कि हम वहाँ भी एक बार ही जाते हैं और दिखा लेते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर सोनल जैन है, हमने जब उन्हें दिखाया तो उन्होंने बोला, बहुत ही प्यार से, बहुत ही समझदार डॉक्टर वो हैं, मैं उनकी तारीफ एकदम दिल से कर रही हूँ।
उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बोला कि गुड़िया बेटा, हम इतना बड़ा कट नहीं लगाएंगे, अभी आपकी कोई एज नहीं है, और इतना बड़ा कट लगाएंगे तो आप तो चल फिर भी नहीं पाओगे ठीक से। हम सिर्फ नीचे सिजेरियन जैसा एक कट लगाएंगे और सिर्फ ओवरी निकालेंगे। अगर हम बायोप्सी के लिए भेजेंगे वो ट्यूमर, अगर ऐसा आता है कुछ रिपोर्ट में, तो हम बाकी के ऑर्गन्स वहीं से निकाल देंगे, बट हम इतना बड़ा कट नहीं करेंगे। तो वहां से थोड़ी उम्मीद जागी कि ना ठीक है, ये डॉक्टर अच्छे हैं, इन्होंने मुझे समझाया है ठीक से। उन्होंने मुझे स्केड्यूल किया 6 जनवरी को, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा कोविड फैल रहा था। मैं किसी तरह रोती रोती बारिश में चली गई थी हॉस्पिटल, बट बहुत कोविड फैल रहा था और डॉक्टर उस टाइम कोविड पॉजिटिव हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि हम आपको 19th को आपको आना है, 20 को स्केड्यूल कर रहे हैं आपका ऑपरेशन। तो मतलब एक था कि आज हो जाता तो हो जाता। बड़े दुख के साथ वापस आए, खुशी सी भी थी कि चलो आज ऑपरेशन नहीं हुआ, बट बड़ा दुख भी हो रहा था कि ऑपरेशन होना है। और वो जो टाइम था ना ऑपरेशन के आसपास का, ऑपरेशन से पहले का, वो टाइम सिर्फ इसलिए बुरा नहीं था कि हम लोग मेंटली परेशान थे बीमारी से। हम लोग उस टाइम परेशान 100 चीज़ों से और थे। ऐसी बातें कही जा रही थी मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर को लेके, और मतलब बहुत सारी गलत बातें कही जा रही थी। इस तरह की बातें कही जा रही थी कि इसको तो कैंसर है और ये तो मर जाएगी और इसको तो बच्चे नहीं होंगे, हमें तो पता था, ब्ला 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 ब्ला। मतलब जो जितना गंदा अपने मुंह से निकाल सकता था उसने उस हद तक गंदा अपने मुंह से निकाला। बट मैं ये कहना चाहती हूँ जो भी लोग हमें देख रहे हैं कि ना आप एक चीज हमेशा याद रखना कि सामने वाला ना चाहे आपके ऊपर कीचड़ भी फेंके, आपको ना अपना मुंह बंद रखना है। जब आप अपना मुंह बंद रखोगे ना तो ऊपर वाला आपका साथ देगा और वो उनको दिखाएगा, वो उनको सारे जवाब देगा जो भी आपका बुरा चाहते हैं। हस्बैंड मेरे साथ एकदम दीवार की तरह खड़े थे, और आप लोग सोचते होंगे ना कि इनमें इतना प्यार कैसे है, ये है। तो हमने ना बहुत बुरा टाइम साथ में गुजार लिया और हम एक दूसरे की शील्ड की तरह रहे हैं। उस टाइम तो ये मेरी शील्ड की तरह रहे हैं क्योंकि मैं बिल्कुल टोटली वीक थी एकदम। और मैं शायद हॉस्पिटल ऑपरेशन के बाद ना अपने घर में भी ना रुकती, मैं अपने घर चली जाती जापे के लिए, वो जापे के लिए नहीं सॉरी, ऑपरेशन के बाद केयर के लिए। बट मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उमा दीदी, उनका बहुत दिल से थैंक यू है और बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि उस टाइम वो आई, उन्होंने मेरी इतनी केयर करी, पूरा महीना वो रह के गई, उन्होंने खाना पीना हर चीज़ का ध्यान रखा, वो मुझे सब कुछ देती थी बना के, टाइमली देती थी। और हस्बैंड भी बहुत ध्यान रखते थे, फ्रूट्स एंड नारियल वगैरह सब कुछ। तो ऑपरेशन के लिए हम लोग गए 19 तारीख को, फिर से रोते रोते गए, और मेरा भाई साथ में था, ईशु, जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था ना, ईशु बहुत अच्छा मामा और बहुत अच्छा भाई है। हम साथ में थे और तो मुझे बोला कि आपको खाना नहीं है और कल 4 बजे ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के लिए ले गए मुझे सुबह 8 बजे, और ऑपरेशन के लिए उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि हम पहले ट्यूमर रिमूव करेंगे, फिर ट्यूमर बायोप्सी के लिए जाएगा, और बायोप्सी में जो भी आएगा उसके आगे की सर्जरी उस पर डिपेंड करेगी। तो मैं सुबह 8 बजे ओटी में चली गई थी, और फिर मेरा ट्यूमर निकला, और वो बायोप्सी के लिए जो हस्बैंड के फ्रेंड्स थे वो लोग ले गए बायोप्सी के लिए उसको। गंगाराम हॉस्पिटल जाना था, गंगाराम ले गए। वहां से 1-1.5 घंटे बाद कॉल आई कि अभी कुछ मेजर नहीं दिख रहा है, बट 10 दिन बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें पता लगेगा। तो डॉक्टर्स ने खुद ही अपनी समझदारी से जो ओवरी के आसपास का एरिया सड़ गया था, गंदा हो गया था ट्यूमर से, वो रिमूव कर दिया। और मेरा ऑपरेशन लगभग 6 घंटे से भी ज़्यादा चला। सुबह 8 बजे से मैं 3 बजे ओटी से बाहर आई थी। फिर मुझे लेबर रूम, संत परमानंद के लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। और ये लोग जब हस्बैंड वगैरह मुझसे मिलने आए
तो पहले तो किसी को आने नहीं दे रहे थे क्योंकि लेबर रूम था और कोविड बहुत ज्यादा था उस टाइम पे। तो मम्मी आई, हस्बैंड आए, सब लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे, बहुत ज्यादा। और मैं मुझे याद नहीं है, मैं इतनी ज्यादा बेहोश थी कि मैं सिर्फ सबको देख रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। ईशु आया, वो तो देख ही नहीं रहा था और उसके बाद मतलब 2 दिन मुझे वहां रखा, 2 दिन बाद मुझे चलाया, फिर मुझे रूम में शिफ्ट कर। ऑपरेशन से पहले मतलब बुरा तो सब कुछ हो ही रहा था, बट उस टाइम ना जिन लोगों से हमें उम्मीद नहीं थी उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। अनजान लोग होते हैं या दोस्त लोग होते हैं, उनसे आप इतनी उम्मीद कभी नहीं करते। तो भैया हर जो है, टिंकू भैया, सर्वेश भैया, टिंकू भैया ने इतनी जान पहचान निकाली, पता नहीं किस किस से बात करवा रहे थे। वो भी यही कह रहे थे, भैया बस ठीक हो जाए, आप ठीक करवा लो फटाफट, भाभी को ठीक करवा लो बस। तो इसीलिए हम लोग टिंकू भैया और सर्वेश भैया के इतने क्लोज हैं। और भाभी से भी उस टाइम भी मेरी बातचीत बहुत ज्यादा शुरू हुई थी, तो भाभी से भी इसलिए मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इसीलिए हम दिल्ली छोड़ के ना इतनी दूर आके बसे, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे हैं, ये लोग हमारा साथ देते हैं। और तो जब ऑपरेशन हो गया फिर वापस लेके आए। उस टाइम ना इतना बुरा टाइम था, शायद मेरे पूरे परिवार के लिए इतना बुरा टाइम चल रहा था उस टाइम पे कि मेरे पापा जो हैं उनको डायबिटिक फुट हो रखा था उस टाइम पे, उनका एक पैर काम नहीं कर रहा था। इशू तो कॉन्टिन्यूसली हॉस्पिटल में रहा ही हस्बैंड के साथ। मम्मी भी कॉन्टिन्यूसली आती थी मिलने, डेली आती थी लगभग। शहनाज जो मेरी फ्रेंड है, मतलब सालिम भैया की वाइफ है, मेरी फ्रेंड है वो भी मेरे से डेली मिलने आती थी। जबकि आप मतलब किसी फ्रेंड की वाइफ से ये उम्मीद नहीं करते कि वो आपसे मिलने आएंगी, बट वो भी मेरे से डेली मिलने आती थी। पापा आ नहीं सकते थे क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे, तो वो वीडियो कॉल पे बहुत रो रहे थे, मुझे देख के बहुत ज्यादा रो रहे थे। और ऐसी हालत के बावजूद ना वो जिस दिन मेरे को डिस्चार्ज करने वाले थे, 4 दिन मैं हॉस्पिटल में थी, जिस दिन डिस्चार्ज करने वाले थे उस दिन वो आए, मेरे से मिलने आए। वो चल नहीं पा रहे थे, फिर भी वो मुझे देखना चाहते थे कि मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं है। मम्मी मुझे कॉन्टिन्यूसली उम्मीद बंधाती थी कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर वहां से हम लोग घर चले गए किसी तरह, यही सोच के कि अब रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। बट जब रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने बोला 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद हम लोग दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने बोला आपकी रिपोर्ट में बेटा, मतलब वो रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी थी, मैंने ऑनलाइन डाउनलोड कर ली थी, तो मुझे पढ़ के ऐसा लगा कि इसमें ना कुछ कैंसरस नहीं है, क्योंकि वो ऐसी टेक्निकल लैंग्वेजेस में लिखा होता है। तो मैंने हस्बैंड को बोला अरे इसमें कुछ नहीं आया, और हम लोग बहुत खुश थे। जब गए हॉस्पिटल, डॉक्टर ने बताया कि बेटा इसमें कैंसर आया है आपको, स्टेज 1 का। हमारी तो दुनिया जैसे ना खत्म हो गई उस दिन, एकदम से सब कुछ रुक गया, टाइम रुक गया। वो हमें जो भी समझा रही थी ना, डॉक्टर बहुत प्यार से समझा रही थी, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारी बातें शायद हवा की तरह सर के ऊपर से जा रही थी। जो चीज समझ आ रही थी वो ये कि मुझे कैंसर है और मैं मरने वाली हूँ, या सब कुछ खत्म होने वाला है, जो कि शायद कभी भगवान ना किसी के साथ ऐसे करे, पर जिसको भी ऐसे पता लगता होगा ना उसको यही थॉट आता होगा सबसे पहले। और मेरे माइंड में ना बहुत तरीके की बातें चल रही थी कि मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो, और सब लोगों को कितना दुख होगा जो मुझसे प्यार करते हैं, और हस्बैंड कैसे रहेंगे अगर मैं चली गई तो, मम्मी पापा कैसे रहेंगे मुझे कुछ हो गया तो। सब कुछ साइड बाय साइड दिमाग एकदम नम था, और मैं बहुत रो रही थी। मैं बोल रही थी मुझे जीना है यार, मुझे अभी मरना नहीं है। उसी साल जून में हम लोग स्पीति गए थे घूमने के लिए। तब सब कुछ ठीक था, कुछ नहीं था, कोविड चल रहा था और सब कुछ बंद भी था, बट लोग जा रहे थे घूमने के लिए। हम भी गए, पूरे मेरी कजन्स और हम लोग गए थे घूमने। वहां पे मैं जैमी से मिली थी। जैमी मेरी बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज की, बट अब वो वहीं रहती है किन्नौर में, क्योंकि उसका बेबी छोटा है, वो वहीं रहती है। तो उसको पता था, जब मैंने उसको बता दिया था ऑपरेशन से पहले ना कि मेरा ऑपरेशन है और ऐसे ऐसे, उसने पूछा ऑपरेशन के बाद कि क्या हुआ, तो मैंने बताया यार ऑपरेशन हो गया, बट रिपोर्ट में ना ऐसे ऐसे कैंसर आया है। तो वो कहने लगी कि पता नहीं भावना तो यकीन करती है या नहीं करती, बट हमारे किन्नौर के तिब्बतियन मेडिसिन सेंटर्स जो हैं वो दवाई देते हैं। उन्होंने, जैमी ने मुझे नाम भी बताया डॉक्टर का, येशी उडेन, डॉक्टर येशी उडेन थे,
कि उन्हीं की ब्रांचेस हैं दिल्ली में भी और बहुत फेमस हैं और वहाँ पे डॉक्टर बहुत फेमस बैठते हैं निज़ामुद्दीन वाली ब्रांच में, जयपुर एस्टेट में वो ब्रांच है और तू वहाँ दिखा ले, शायद कीमो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उससे पहले हम सारे हॉस्पिटल्स में धक्के खा चुके थे। एम्स में मैं दिखा रही थी कॉन्टिन्यूअसली, गंगाराम में दिखा चुकी थी, एक्शन कैंसर में दिखा चुकी थी, जितने भी हॉस्पिटल है ना सब में दिखा चुकी थी, बट सबको, एम्स को तो नहीं बट सबको पैसे बताने थे। एम्स में भी यही कहा गया कि आपको ना कीमो तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे कैंसर है या नहीं है, अगर 1% सेल भी है तो आपको कीमो लेनी पड़ेगी। तो इनिबिन भी मेरा 100 था, तो इसका मतलब ये था कि अंदर कहीं ना कहीं कलेक्शंस तो थे। मैं सारी उम्मीदें छोड़ छाड़ के मैंने सोचा चलो इतना दिखाया, निजामुद्दीन में भी दिखा लेते हैं। मुझे याद है बहुत ठंड थी उस टाइम पे, सुबह 6 बजे हस्बैंड, मैं और ईशू, 6 बजे से भी पहले हम लोग शायद 5 बजे ही निकल गए और हम लोग वहाँ गए क्योंकि जेमी ने मुझे बोला था वहाँ लाइन लगती है, बहुत लंबी लंबी, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जिनका कहीं इलाज नहीं होता, उनका वहाँ इलाज होता है। तो गए हम लोग भी और कोविड की वजह से वो बंद था सेंटर, सिर्फ बाहर से दवाई दे रहे थे। उन्होंने बाहर से ही मेरे हाथ में रिपोर्ट पड़ी और मुझे दवाई दी 15 दिन की, फिर बोला फिर दिखाने आना, फिर हम फिर दिखाने गए। तो 1 महीने बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब आप अपना इनिबिन बी टेस्ट कराओ और अपना अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन वगैरह कराओ। मैंने सब कुछ कराया, टचवुड था कि मेरा इनिबिन बी अंडर कंट्रोल आ चुका था 1 ही महीने की दवाई से, और धीरे धीरे वो इनिबिन बी ना कंट्रोल होता चला गया। और जेमी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है इस चीज़ में कि उसने मुझे उनके बारे में बताया। और भगवान जो है ना वो रास्ते सबको दिखाते हैं। जब मैंने उनसे उम्मीद नहीं छोड़ी ना, मैंने ये बोला भगवान मैंने कुछ नहीं किया और मुझे पता है आप मेरे साथ कभी बुरा नहीं करोगे इतना, क्योंकि मैं इतना बुरा किसी के साथ नहीं कर सकती, ना मैंने किया। उसने मेरा साथ दिया, मेरे विश्वास ने मेरा साथ दिया और मैंने वहाँ दिखाया, उससे मैं ठीक हो गई। और आप लोग भी, जिसको भी ऐसी दिक्कत आ रही है, मैं नहीं कहती कि कोई गारंटी नहीं देती कि आप लोग ठीक हो जाओगे, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है उनके लिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ठीक हो गई उनकी दवाइयों से, तो शायद आप लोग भी ठीक हो जाओ। आप लोग एक बार जिसको ज़रूरत हो वहाँ दिखा सकते हो। एक चीज़ और ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि अगर आपको इतना सा भी पेन है ना कहीं पे इंटरनली, उसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए, उसको डायग्नोज करिए और उसका इलाज करवाइए। क्योंकि हम अपनी बिजी ज़िंदगी में ना चीज़ों को भूल जाते हैं, इधर उधर लगे रहते हैं कि कल दिखाएंगे परसों दिखाएंगे, बट वो कल परसों के चक्कर में कभी कभी बहुत देर हो जाती है और वो हमारा पछतावा रह जाता है हमारे पास और कुछ नहीं रह जाता। तो जिन लोगों ने उस टाइम मेरा साथ दिया, जिन भी लोगों ने दिया, वो मेरे दोस्त यार थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, मेरी फैमिली थी, मेरे हस्बैंड थे, दीदी थी, जो भी थे वो सब सिर्फ आज के डेट में सब वही लोग मेरे साथ हैं। जिन लोगों ने उस टाइम मेरा साथ नहीं दिया, मुझे गलत बोला या मुझसे नहीं मिले, मेरे बारे में नहीं जानना चाहा, तो भगवान ने एक तरीके से उन सब की असलियत मुझे दिखाई है। और मैंने भी उन लोगों से बिल्कुल बातचीत मेरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जबरदस्ती की फेक केयरिंग नेचर वाले लोग मुझे नहीं पसंद हैं। और आप जैसे हो आप वैसे ही रहो मेरे साथ, मुझे वो ज़्यादा पसंद आएगा। इसीलिए ऐसा है कि हम लोग दिल्ली छोड़ के भैया हर के पास आने के लिए रेडी हुए। भैया हर ने हमारा साथ दिया, मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया, बहुत ज़्यादा साथ दिया। इसलिए कुछ भी होता है ना, तो मेरा पहला ध्यान अपने पति के बाद ना अपनी फैमिली पे जाता है। और इसीलिए नव से हम लोगों का इतना ज़्यादा अटैचमेंट है। नव एक मिरेकल की तरह है मेरे पास, मेरे लिए भगवान ने सब कुछ दिया है हमें। ऑपरेशन के बाद ही घर लिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होगा, क्योंकि कुछ गलत मैंने नहीं किया है। मैंने घर लिया, उस टाइम पे हमने घर लिया मिलके, फिर नव को कंसीव किया, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, भगवान का आशीर्वाद था और वही समझ के हमने इसको एक्सेप्ट किया और आज नव हमारे पास है। इसीलिए नव से हमारा इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, नव से हम दोनों इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, नव के बिना हम दोनों रह नहीं सकते। और नव नाव हमारी दुनिया जैसा बन गया है। तो जो भी लोग इस टाइम पे किसी भी दुख भरे दौर से गुजर रहे हो,
हम भी गुजर रहे हैं, सबकी ज़िंदगी में दुःख होता ही है। बस कैमरे पे कभी लोग अपनी असलियत नहीं दिखाते, हम भी नहीं दिखाते, हम भी सिर्फ आपको हैप्पी मोमेंट्स दिखाते हैं। दुःख सबके पास होता है, बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि ना आप लोग भगवान पे भरोसा रखिए। आप जिस भी धर्म के हो, अपने भगवान पे भरोसा रखिए, उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप उम्मीद नहीं छोड़ोगे, आप विश्वास नहीं छोड़ोगे, तो वो भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो भी आपका साथ पूरी तरह से देगा, दुनिया के खिलाफ जाके देगा। पर कुछ चंद ही अपने होते हैं जो आपका साथ देते हैं, और बुरा टाइम ना इसीलिए आता है कि आप ये चीज़ रियलाइज कर सको कि कौन आपके सच में अपने हैं और कौन ऐसे हैं जो कि हिरन की खाल में भेड़िए बने हुए हैं। तो इसलिए बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में आज सब कुछ भगवान की दुआ से नॉर्मल चल रहा है। हम लोग खुश हैं कि हमारे पास नव है, और नव हमारी पूरी दुनिया बन गया है। तो आप अब वहाँ पे ज़रूर दिखाएं। निज़ामुद्दीन में तिब्बतियन मेडिसिन सेंटर है, जयपुर एस्टेट में, आप वहाँ दिखाएं। अगर, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े केस उन्होंने जो है सॉल्व किए हैं, तो एम्स के मरीज वहाँ जाते हैं, जो एम्स हाथ खड़े कर देता है, वहाँ पे लास्ट स्टेज वालों को भी उन्होंने ठीक किया है। तो मैं ये नहीं कहती आप पक्का ठीक हो जाओगे, बट जब उम्मीद नहीं होती ना कहीं भी, तो आप वहाँ भी जाके देखना, क्योंकि मैं ठीक हो गई। तो आज बस आपके साथ अपने दुख शेयर करने थे। हमेशा खुशियाँ शेयर करते हैं, बट ऐसा नहीं है जो कैमरे पे दिखता है हमेशा वही होता है। दुख हर किसी की जिंदगी में होता है, और हमारी में भी है, था और आता रहेगा। बट भगवान और विश्वास दो चीजें हैं जो हमेशा रहेंगी। मेरे साथ तो रहेंगी, आप लोगों के साथ भी रहेंगी। तो थैंक यू हमारी इतनी बात सुनने के लिए, थैंक यू हमारा साथ देने के लिए।